गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? आ जाने दो जरा सबको, फिर शुरू करते हैं। चलो तो पिछले सेशन में मैंने कुछ आपको मेंस के क्वेश्चन बताए थे, डिस्कस किए थे, कहा था थोड़ा बहुत लिखना उनको, है ना। बाकी मैंने एक प्रैक्टिस और करने को कही थी हर दिन आपको, न्यूज़पेपर में जो एक कंटेंट आता है उसको अपने शब्दों में लिखना है। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या क्या लिखा है आप लोगों के साथ। खैर मैं चेक करूंगा। पहले तो जो है दो क्वेश्चन कौन कौन से थे वो मुझे बता दो जरा आप लोग। एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। और एक जो था वो था कि दुनिया में आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, 6 और 8। ठीक है तो सबसे पहले 2-3 सवाल हैं, सवाल अच्छे हैं, होना चाहिए। अभी आ जाने तो यार, पता नहीं लोग लेट क्यों हो जाते हैं क्लास में करते करते। हाँ, नहीं 3 बजे कोई क्लास नहीं, अभी जुलाई से शुरू होगी 3 बजे वाली क्लास। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, और 2 क्वेश्चन में उसके भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि ये जो कोर्स है ज्योग्राफी का, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी। कोई नए लर्नर है, पहला दिन है जिनका, वो इस कोर्स से पहली क्लास से पढ़ना शुरू करें। बीच में चीजें समझ नहीं आएंगी, तो पहला दिन जैसा आपका हो शुरू वहां से शुरू करो, मतलब इन द सेंस की पहली क्लास है वहां से पढ़ना पहली बार। तो धीरे 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 आप उसके हिसाब से करोगे। हो सकता है 3-4 सेशन शुरू के आपको जो है यदि ये कोर्स आप देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे कवर करके इसको लाइव में आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, पिछले सेशन में मैंने आपको जो एक क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ जो इन इंडोनेशियन फिलीपींस आर्किपेलागोस, ये इस तरह से कि मतलब यदि आप लोग इंडोनेशिया को देखेंगे और फिलीपींस वाले रीजन को देखेंगे तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर बड़ी मात्रा में हम लोग को जो है आइलैंड्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो पूछना है क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था लिखने के लिए। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था आपको पता होगा, आइलैंड्स कब बनते हैं, आइलैंड जो बनते हैं वो कब बनते हैं। जी सर, तो ओशियन और ओशियन का कन्वर्जेंस होना चाहिए उसमें, तब बनेगा ये। क्लियर हो गया बात? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसमें आपको ये पूरी प्रोसेस लिखनी चाहिए थी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा जो है उसको हम लोग कह रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मुझे लगता है कि नया जोश है, मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ने लिख लिया होगा, और जितने उत्साहित हो रहे हैं आंसर चेक कराने के लिए, तो मुझे इस कोर्स की आखिरी क्लास में मिलना एक बार, तब तक पढ़ के दिखाओ मेरे को इस कोर्स में। ये उत्साह तब तक बना रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। जी हाँ, अभी तो शुरू किया तुमने, 2 में अभी लिख लिया होगा, 25-30-40 मिनट दे दिए होंगे जीवन के, आप भी चेक करो। अभी क्यों चेक करूंगा मैं तुम्हारा आंसर, अभी तो मैं लिखना शुरू किया तुमने। सारा जोश तो मुझे दिखा देना। डाउट ओपन, डाउट सेक्शन ओपन करो, आंसर अपलोड करना है। अभी लिखो, अभी तो शुरू किया बेटा आपने, आखिर मिलना तो मेरे को। हाँ चलो, अगला अगला चैप्टर पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा मैं आज, अभी फिलहाल उसको और लिखना है आज, और बाकी फिर मैं कल से आंसर स्टार्ट कर दूंगा। चेक करना क्लास के एंड में, पहले 2 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर आंसर चेक करूंगा आपके। तो कोशिश करूंगा कि कल से एटलीस्ट सबके देख पाऊं, जितने जो लोग लिख रहे हैं धीरे धीरे। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा हम लोग चेक करते हैं, लेकिन पहले पढ़ेंगे 2 घंटे। तो आज एक आंसर और लिखना है आपको, वो आंसर मैं बता रहा हूं कौन सा लिखना है, उसके बाद फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे रॉक्स। जी सर, आइडिया हो जाएगा सही लिखा है नहीं। हाँ, फंडामेंटल राइट थोड़ी लिखा है आप, सब आंसर लिखवा, क्वेश्चन समझा दिया, आंसर समझा दिया, अब उसमें भी सब होना है कि सही लिखा है नहीं गलत लिखा, सब सही लिखा होता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए, और क्वेश्चन मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग है। अ, अभी रिसेंटली पूछा 2020 का सवाल है सही, कि डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक है, पहले पढ़ लो इंग्लिश मीडियम वाले जितने बैठे हैं, जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। अभी सर्कम पैसिफिक जोन कहां पढ़ते हैं हम लोग, सर्कम पैसिफिक जोन, कोशिश करो। सर्कम और पैसिफिक, मतलब ये तो रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में चले गए सर, याद आ रहा है रिंग ऑफ फायर एरिया वाला, रिंग ऑफ फायर हिंदी मीडियम। सर्कम पैसिफिक को एक शब्द लिखा था मैंने, परिप्रशांत कटिबंध क्षेत्र में भौतिकीय जितने भी अलग अलग प्रकार के स्थिति देखने को मिल रही है उसके विवेचन करना है कि वहां होता क्या क्या। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया। अब एक सच्चाई आपको जीवन में नहीं भूलनी है कि भाई साहब मेरे पास एक्चुअली लिखने का ज्यादा टाइम होगा नहीं, 7 से 8 मिनट है। तो सबसे पहले सर्कम पैसिफिक जोन में पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें क्या क्या चीजें अपने अपने आंसर में इंक्लूड होनी चाहिए। तो सर्कम पैसिफिक जोन वो जोन है जहां पर प्लेट्स का ज्यादातर प्लेट्स का हमने क्या देखा, ये लाल रंग की रेखा याद आ रही है आपको डायग्राम में। कोई भी नया लर्नर हो, पहला दिन जिसका हो, वो मत बैठना इस क्लास में बेटा, आपको इस कोर्स की पहली क्लास से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जी हाँ, एकदम स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग से शुरू कर दो और उसके लाइव हो जाना। और जो लोग पुराने हैं उनको पता है, सब पता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ज्यादातर प्लेट्स के बीच में यहाँ पर कन्वर्जेंस हुआ है, मतलब अभिसरण हुआ है। तो इसी जगह के बारे में पूछा है कि यहाँ क्या क्या मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ तुम्हें वोल्केनो मिल जाएंगे, यहाँ तुम्हें अर्थक्वेक मिल जाएगा, यहाँ तुम्हें ट्रेंचेस मिल जाएंगे। ट्रेंच मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गर्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रेंच क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि एक प्लेट हमारी यहाँ पर कौन सी है, ओशियन की है। अपने नोट चेक करना, उसमें समझाया था आपको एक्जैक्टली। तो यहाँ हमें कन्वर्जेंस की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझानी है। कन्वर्जन, ये अभी हम पहला थॉट ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन देखा तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि हाँ यहाँ प्लेट्स ओशियन की प्लेट है, कन्वर्ज कराना है, वोल्केनो अर्थक्वेक ट्रेंचेस की जानकारी मुझे यहाँ पर देनी है, पहली बात। नाउ थोड़ा सा मैं गौर करके देखता हूं तो मुझे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शंस भी दिखते हैं, ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शंस भी दिखते हैं। तो ओनली जहर मत करना कहीं भी, रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड और ओनली करके ओनली विद कन्वर्जेंस, नहीं नहीं, अदर प्लेट मूवमेंट्स भी वहां अपने को देखने को मिल सकते हैं। आगे बात समझ में आता है, इस चीज को जो है ध्यान रखना है। अब बात आती है कि यहाँ पर आप जब आंसर लिखेंगे तो पैसिफिक प्लेट के बारे में तो तुम लिखोगे, उसमें तो कोई शंका नहीं है, सारी चीजें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो मेन बॉडी वाला हिस्सा है उसमें कोशिश करें आपकी हर चीज के बारे में ऐसे क्लियरली 3 से 4 पैराग्राफ दिखें छोटे छोटे।
अर्थक्वेक लिख रहे हो तो अर्थक्वेक की जानकारी आपके पास 3 से 4 लाइन में होनी चाहिए। वोल्केनो लिख रहे हो तो 3 से 4 लाइन में वोल्केनो की जानकारी होनी चाहिए। ऊपर कन्वर्जन समझाया कि पहले आपने तो 3 से 4 लाइन में कन्वर्ट, मतलब जितने फिजिकल फीचर्स दिख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर दिखे। ऐसा नहीं कि जो लिखना शुरू किया सांसें ली, छोड़ ही नहीं रहा हूं मैं, छोड़ ही नहीं रहा हूं सांस, पूरा पैराग्राफ भर दिया यहां तक, पढ़ के दिखाओ बोले आप, कर लो चेक में आंसर, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ थोड़ी कॉमन सेंस की बात बताओ। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर पॉइंट में लिखते हैं तो रॉकेट बन जाएंगे क्या? तुम बुद्धि लगाओ कि 4 तो चीज है, उनको तुमने एक-एक पॉइंट में लिख दिया मान लो, तो बस आंसर बैठ गया ना पे, हाथ ही निकल नहीं पाया पूरा। तो ऐसे टाइम पे आपको 3-3 4-4 लाइन के इस तरह के मान के चलिए पैराग्राफ बनाने में ज्यादा फायदा है। लेकिन वो पैराग्राफ कहां एंड हो रहे हैं वो सब बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए पैटर्न। इस तरह से कि जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है आंसर की, उस पे आप लिख रहे हैं तो शांति से आप आराम से जो है ये ऐसा आपने मान लो वोल्केनो के बारे में लिखना शुरू किया कि यहाँ वोल्केनोस मिलते हैं, एक एग्जांपल करके एंड कर दिया। फिर आप आगे उसमें आपने अर्थक्वेक पे आ गए, फिर आपने एंड कर दिया, फिर आपने जो है इसमें ट्रेंचेस के बारे में लिख के एक एग्जांपल दे दी। तो यहाँ समझ बैठ रही है ना प्रॉपर। अब हमारे साथ लर्नर क्या है ऐसे लिखते हैं, क्योंकि मैं अभी नया हूं ना, इसी चीज को ही 3 साल लेके चलते हैं। मैं नया हूं तो लिखना भी कहां से शुरू करेंगे? तो यहाँ से शुरू कर दी लाइन, अगली लाइन यहाँ से कर दी, इधर से कर दी। नया हूं मैं, अब मैं कल जब चेक करूंगा ना आंसर तब सैंपल दिखाऊंगा आपको। धीरे-धीरे करके हम तो शुरू हुई कहानी ठीक हो जाएगी। तो इसको कोशिश करना मन करे तो लिख लेना एक बार, एक क्वेश्चन ये भी अपना सर्कमपेसिफिक जोन वाला, इसको भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को और बेहतर बनाया जा सकता है आफ्टर वर्ल्ड मैप, क्योंकि वर्ल्ड मैप के बाद आप थोड़ा सा क्या है वोल्केनोस के एग्जांपल लिख पाओगे, है ना? अच्छे से लिख पाओगे। ट्रेंचेस वगैरह फिजिकल ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे तो ट्रेंचेस तो जितना लिखते मैंने ठीक है, तो वोल्केनोस वगैरह के एग्जांपल तो मैं वर्ल्ड मैप के बाद अब एक बचा है, मैंने वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा तो मैं आंसर लिखूंगी नहीं, तुम एग्जांपल वाली जगह खाली छोड़ देना, पर लिखो जो पढ़ता है तुम लिखो, ऐसे भाग नहीं सकते तुम, ठीक है? तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं करूंगा आज चेक, बिल्कुल नहीं करूंगा आज, और लिख के लाना है आपको, कल करूंगा। और किसी को सुनना है कुछ? हाँ, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन आंसर राइटिंग, उस पहले पिछली क्लास में मैंने बता दिया, एक दिन में नहीं आएगा ये, 25 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कहा करो, हो जाएगा धीरे-धीरे। सबमिट कहाँ करना है? G20 करा रहा हूँ प्रकाश जी में, पारस जी मत तनाव लो, कल चेक करूंगा तब बता दूंगा, टेंशन फ्री रहो। चलो रॉक पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन का और मुझे समझाना, उसके बाद फिर आप लोग बताना क्या करेंगे इसका। हाँ, और दूसरी बात आपको मैंने पता है सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला पढ़वाया था, कौन सा वाला? ये वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज काम की लग रही है तुम्हें आज के टाइम? मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 2021 एंड देयर इंपैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। वोल्केनो की बात कर रहा है वो। तो अब ये पेपर में भी आएगा, इस तरह के पैटर्न आएगा, तो हमारे लिए 2021 के वोल्केनो काम के नहीं है। हमारे लिए ये ध्यान होना चाहिए कि भैया साल भर में क्या न्यूज़ में ज्वालामुखी है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं नोट डाउन कर लूं, करके रखूं, कंटेंट होना चाहिए मेरे पास 2023-24 वाला। तो जब हम लिखें तो ये कर सकते हैं, हम 23 वाले वोल्केनोस को मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे आसान है। फिर आप ये उनके लिए जो थोड़े से ज्योग्राफी के वर्ल्ड मैप वगैरह कोर्सेज पढ़ चुके हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड मैप की लोकेशन वगैरह भी काफी कुछ याद है। जो नए हैं तो वो भी मत हाथ लगाना, वर्ल्ड मैप पढ़ने के बाद कर लेना कोर्स। इसमें वर्ल्ड मैप भी बनेगा, वर्ल्ड मैप बनेगा इट मींस कि आपको सारा वर्ल्ड मैप बना के सारी कुछ चीजें प्लॉट करनी पड़ेगी। उसके बाद रीजनल एनवायरनमेंट, आसपास के वायुमंडल वातावरण में, पर्यावरण में क्या इंपैक्ट हो सकता है ज्वालामुखी का। जी हाँ सर, वर्ल्ड मैप में प्लेट्स के नाम नहीं पढ़ाए, मैं पढ़ाता ही नहीं प्लेट्स के नाम। मैंने क्या बोला था, वर्ल्ड मैप पढ़ लिया हो तो फिर तुम उसको रीड करना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जी हाँ, नाजका प्लेट नाम समझ आ जाएगा कि नाजका कहाँ है। वर्ल्ड मैप में प्लेट के नाम पढ़ानी नहीं है, वो खुद को रीड करना है आराम से, वो हो जाएंगे। पर उसके पहले वर्ल्ड मैप एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा नाम एड्रेस समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं आपसे पूछा था कि ज्वालामुखी आपके आसपास के क्षेत्रों में उद्गार हो गया मान लो, तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है आपको? सर हाउ टू नो आइलैंड इज फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस और हॉटस्पॉट। गया बेकार कर दिया पिछली वाली क्लास, जबकि सब कुछ लिखवा के दिया। हॉटस्पॉट वाले वोल्केनो में कौन सा लावा मिलता है? हॉटस्पॉट वोल्केनो में कौन सा लावा मिलता है? हाँ, हॉटस्पॉट वोल्केनो में कौन सा लावा मिलता है? बेसिक लावा मिलता है। दीपांशी यही करती रहना बेटा, तुम हिंदी में लाया करो, इंग्लिश में लाया करो। हाँ, और क्या कर रहा था मैं इतनी देर से, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये हर चीज का तो तुम्हें हिंदी में दे रहा हूं मैं, और एक आध बहाना ले आओ कोई। 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करना है तुम्हें, और क्षेत्रीय पर्यावरण पे इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो बताओ भाई, क्षेत्रीय पर्यावरण पे क्या प्रभाव हो सकते हैं भूकंप के? जबकि ये दिया हुआ है, मतलब ये मैंने फाइल्स परसों दे दी थी सबको, सबके पास खुली हुई रखी होंगी, फिर भी नहीं हिंदी में बताओ। एयर पोल्यूशन कर देगा ये, तो एयर पोल्यूशन का छोटा पॉइंट लड्डू मत लिखना, एक दो लाइन लिखना उसमें कि वोल्केनो से निकलती है ऐश डस्ट, ये वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में जाके धूल कण राकण जब ज्यादा हो जाता है तो कई बार टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है, कई बार सनलाइट ही नहीं आएगा अंदर, तो ग्लोबल डिमिंग हो सकता है, टेम्परेचर कम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी के विस्फोट रहे हैं जिन्होंने कुछ समय के लिए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया है कुछ पर्टिकुलर रीजन का, क्योंकि जब धूल धुआं पर्यावरण में निकलता है तो उतना फिर सनलाइट वगैरह पहुंच नहीं पाता। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? और क्या लग रहा है आपको, और क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, सारी चीजें निकल रही है, ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, वाटर वेपर निकल रहा है, सब हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि सिस्मिक एक्टिविटीज हो रही है? एसिड रेन भी करवा दो, एसिड रेन करवाओगे तुम? हाँ, अर्थक्वेक आ सकता है जिससे आगे और फर्दर आसपास के क्षेत्रों में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कई बार फॉरेस्ट फायर भी लग जाते हैं, फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है क्योंकि पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो निकलेगा, लॉस ऑफ वेजिटेशन भी हो सकता है। हाँ जी, तो जो तुम्हें आसपास चीजें दिखाई दे सकती हैं उसे तुम्हें लिखना है, कोई नई चीज नहीं है, उसको लिखना। समझ आई बात? हाँ, चलो अब एसिड रेन के पीछे मत पड़ जाना, नहीं पता हो तो मत लिखना, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे उसको, मतलब कल ही पेपर देने नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आपको जिनको एक्स्ट्रा ऐड करना हो, लिखना हो, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं, सारे लोग लिख सकते हैं इसको। ऐसे कुछ ज्वालामुखी 5-6 जो न्यूज़ में रहे हैं, थोड़ा सा आप खुद भी ढूँढ सकते हो, नहीं भी हो तो एटना है, ये जो एक्टिव है वही लिख दो जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जिन्होंने वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा वो वही मत करना क्वेश्चन नंबर 2, वो ये वाला तो कर ही सकते हो तुम, सर्कमपेसिफिक बेल्ट में क्या-क्या मिलेगा, कि ये नहीं कर पाओगे? देखो तुम बेटा डर गए ना, अभी डर गए इस क्लास में मान लो, तो फिर तुम छोड़ दो पढ़ाई, मतलब तैयारी छोड़ दो तुम। मैं बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ तुम यदि ये क्वेश्चन लिखते समय डर रहे हो, यदि जबकि तुम्हारे सामने मतलब मॉडल आंसर भी है, तुम्हारे सामने कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, और उसके बाद भी डर रहे हो कि भैया क्या होगा, मैं गलत लिख दूंगा, तो कुछ नहीं होगा। तुम आधी लाइन में लिख के आओगे ना, द भी लिख के आओगे तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर तुम लिखो, तुम द भी लिख दोगे कि आंसर नंबर 4 द, और मुझे चेक कराने जाओगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ आइए, तो आप लिखिए, इसे लिखना पड़ेगा तुम। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ नहीं लिख पाए तो हो गया काम।
अच्छा फिर मान लो एक प्रोसेस को इमेजिन करो कि तुमसे स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लिखते नहीं बन रहा, अब क्या करो? ठीक है ना, मॉडल आंसर तुम पढ़ो, एक बार देखो, चेक करो, फिर ये आदत मत बना लो कि पढ़ के लिखूंगा, ये देखो कि तुम्हें कमी क्या थी, तुम क्या सोच नहीं पा रहे। अगली बार तुम्हें नहीं देखना है, अगली बार तुम्हें कोशिश करना है वैसे कुछ क्रिएट करने। तो देखते समय हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मेरे से कमी कहाँ रही, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये काम की बात थोड़ी सुनी होगी क्योंकि मैं टाइप कर रहा था, वही कह रहा हूँ, ये काम की चीज तो जो है ये तो छोड़ दिया। चलो अब तक जो पढ़ाए हुए में लगभग मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लिए हैं। एक मेंटल व्यू वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं अभी इतनी जल्दबाजी में उसे नहीं करेंगे, थोड़ा और समय चाहिए। एक आखिरी क्वेश्चन बस बता रहा हूँ, उसका मतलब आप लोग समझाना क्या करूँ मैं, कैसे अटेम्प्ट करूँगा इसको। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। समझना मेरी बात, व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द, क्यों दुनिया के वलय पर्वत प्लेट के किनारों पर स्थित है। देखो मतलब थोड़ा शांति से सुनो, ये क्वेश्चन जिनको नहीं समझ आता पहले तो फोल्ड माउंटेन्स याद आ रहा होगा कब बनते हैं। देखो ये क्या कारण है कि संसार की वलित पर्वत तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है, और फोल्ड माउंटेन्स और वोल्केनो और अर्थक्वेक के बीच में वो बोल रहा है कि एक थोड़ा सा इंटर रिलेशन है, वो क्या है वो बताइए। हालांकि सवाल पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, क्वेश्चन भी बहुत गजब का है, रिपीट होने की संभावना है पूरी पूरी है टीम में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं कि फोल्ड माउंटेन कहां मिलता है, तो आपको कन्वर्जेंस में मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कन्वर्जेंस में हर कहीं नहीं मिलता, जहां कन्वर्जेंस होता है, जहां सबडक्शन जोन होता है, जहां मार्जिन होता है वही मिलता है। तो वो यही पूछ रहा है कि दुनिया के फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर क्यों है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट के मार्जिन का मतलब यहाँ पे प्लेट का मार्जिन है वो। जी सर, ओशियन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के डायग्राम से हमें बताना पड़ेगा पहली बात। अब वो कह रहा है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन बताइए, इट मीन दैट यहाँ फिर वर्ल्ड मैप लगेगा। ये जितने भी जहरीली स्ट्रेटजी देते रहते हैं ना वर्ल्ड मैप, कोई काम का नहीं है, नहीं हो रही, ये क्या करोगे इसमें बताओ तुम। एक बार में उसने पूरे वर्ल्ड के पूरे फोल्ड माउंटेन पूछ लिए और पढ़ने की नहीं बनाने की कह रहा है वो। फिर अब तो प्लेसेस आते हैं न्यूज़ में, वो पढ़ लो, हो गया तुम्हारा मैप। अब यहाँ पहना दिया चश्मा काला बच्चों को, तो हो गया काम। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी जो प्रोसेस है एक बार पूरी ढंग से पढ़नी पड़ेगी सर, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स तुम्हें बताने हैं और तुम लिस्ट नहीं बना सकते इसमें, ये ज्योग्राफी है, इसमें तुम्हें पूरा वर्ल्ड मैप में चीजें बतानी पड़ेगी, मैप में कि कहां पर कौन सा वाला माउंटेन है। मतलब यहाँ तुम्हें इस तरह का माउंटेन बना के, इस तरह का वर्ल्ड मैप बना के बताना पड़ेगा, दिस इज एंडीज, दिस इज रॉकीज, यहाँ पे एल्प्स है, यहाँ पर हिमालयन रीजन है, ये बताने पड़ेंगे फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल, यहाँ एटलस माउंटेन बताना पड़ेगा। बात तो सर सही कह रहे हैं। फिर तो जिन्होंने वर्ल्ड मैप किया हुआ है उनको वो वोल्केनो वाला भी अटेम्प्ट करना है और ये वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करेंगे। आ गई बात समझ में? इस चीज को जो रोने लगो, ध्रुव अभी से ड्रॉ कैसे होगा डायग्राम, रोने लगो अभी से, ये सब पूरे तो कभी बांटने लगो कैसे होगा, एक लाइन नहीं लिखी है, मन पहले ही जो है मेरा क्या होगा, मेरे से तो कुछ करूंगा कि नहीं, प्रैक्टिस से होगा भाई। जी हाँ। अब वो कह रहा है अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस, तो ये भी आप बता सकते हो, एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि भाई साहब वोल्केनो और अर्थक्वेक और फोल्ड माउंटेन का रिलेशन क्या है, कि जहां पर हमारा कन्वर्जेंस दिखता है उसी जगह पे हमें वोल्केनिक ओरिजिन दिखाई देता है, ड्यू टू द मतलब बेसिकली आपको कन्वर्जेंस रेट समझाना है। बट अब जिसको हम परसों कह रहे थे ना कि एक कला होती है आंसर लिखने की, तो वो क्या कह रहा है, फोल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बीच में एसोसिएशन बताना। तो हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड माउंटेन और अर्थक्वेक का एसोसिएशन एक बार लिख दिया, थोड़ा सा फोल्ड माउंटेन और वोल्केनो का एसोसिएशन लिख दिया साथ में, और एसोसिएशन में लिखोगे क्या, कन्वर्जेंस लिखना है तुम्हें कि प्लेटों के बीच में अभिसरण किस तरह से हो रहा है, वही बस उसके बारे में बताना। क्लियर हो गई बात? एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर लो अभी कर लो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपको भी करने हैं। अब इसमें क्या करना है, दो प्रकार के लर्नर्स हैं। पहला लर्नर वो है जो जिसको हम कह सकते हैं कि नए थे, जो उन्होंने सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी किया है, वो एटलीस्ट कल रिंग ऑफ फायर वाला तो लिख लेना, पहली चीज, ठीक है। और जो जिन्होंने वर्ल्ड मैप, क्योंकि पिछले महीने आया था बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ वर्ल्ड मैप, सब पता है मुझे, उस टाइम मैंने वर्ल्ड मैप बनाना भी तुम्हें बताया था कि कैसे बनाते हैं, कैसे सब बताया भी था, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कर लीजिएगा। तो उनको एक्स्ट्रा ये दो क्वेश्चन और लिखने। देखो मेरा मतलब क्या है कि सब्जेक्ट आपकी नजरों में तब कंप्लीट होना चाहिए कि जब टॉपिक भी पढ़ा दिया, मतलब टॉपिक पढ़ लिया सर, समझ में भी आ गया, उसके पीवाईक्यू वाली शीट भी लगा ली, मेंस के जो वहां तक के क्वेश्चन थे वो भी एक बार लिख के दे, तो तब कंप्लीट बोलना किसी भी चीज, ठीक है। वर्ल्ड मैप का मैं 5 मिनट बोल ले रहा हूँ आप लोगों का समय। वर्ल्ड मैप में क्या है कि कई बार, अब जैसे मान लो आज जन्म हुआ मेरा, तो आज ही मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई क्या, या आज ही मिल जाएगी इंजीनियरिंग की डिग्री, लेते हैं आज फर्स्ट डे ले लेते हैं, नहीं ले लेते ना। सवाल तो तुम्हारे सब कैसे ही हैं, कैसे बनेगा एग्जाम में, कैसे बनाऊंगा मैं, आज ही जन्म हुआ मेरा एकदम, और अभी चाहिए मेरे को, नहीं होगा फिर। तो हमेशा आपको आउटलाइन बनानी होती है। आउटलाइन बनाने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद साउथ अमेरिका, आप पूरे वर्ल्ड मैप को भूल जाओ, तुम्हें सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब इसको फोकस करना है तो 2-3 दिन इसी को चलाओ। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले तुम ये वाला जो मैप है, इसमें एक दो बार तुम पहले तो प्रैक्टिस कर लो, ये मार्कर चला के खुद देख लो कि इसको मेरे हाथ को किधर किधर लेके जाना, ये मैप है, बस इतना करना, तुम्हें आउटलाइन ही बनानी है इसकी। अब ये मान लो किसी से बनता नहीं, तो अब यहाँ से ये दिख रहा है अपने को, यहाँ से यहाँ तक तो मैं एटलीस्ट ऐसे डॉट्स तो बना ही सकता हूँ। फिर मुझे एकदम थोड़ा सा नीचे इस तरह से लेके आना है, फिर मुझे एकदम सीधी लाइन लेके जानी है, और फिर उसके बाद में ये चलेगा 2-3 बार बनाना, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तुम्हें वर्ल्ड मैप छोड़ देना, तो वर्ल्ड मैप नहीं करना, तुम्हें पहले साउथ अमेरिका पे फोकस करना। अब तुम 2-3 बार करना, क्योंकि वहाँ हमारे पास एग्जाम में टाइम भी नहीं, हमारा फाइनल आउटलाइन बनना चाहिए, आ जाए बस एग्जाम में, हो गया, ये कर लेना इसका, कम से कम 2-3 दिन ऐसी इसकी प्रैक्टिस करना। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या करना, तुम खुद पहले इसको आउटलाइन बना के देखो, ये तुमने आउटलाइन बना दी इसकी। अब इसका तुम डॉट पैटर्न अपनाओ कि पहले डॉट ऐसे लेके जाऊंगा मैं, फिर ऐसे लेके जाऊंगा, फिर इस तरह से ये केपी और पेनिनसुला, फिर सर्कुलर पैटर्न पे लेके आऊंगा, फिर ऐसे करूंगा और ये बन गया। तो इसको ये करना है अभी आपको, ये एक आध दिन चलाना, ये बन जाएगा तुम्हारे से। फिर आप हमें घबरा जाते हैं, और भैया ये कैसे बनेगा, कुछ नहीं, सिंपल है। आपका मार्कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ से यहाँ, इधर से ये और इसके साथ ये करवाना चाहिए, और बस ये आना चाहिए, हो गया। इतना ऊपर बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा लगे तो एक ऐसा बना के ट्रायंगल बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कुछ मत करो, आप 2-3 ऐसे आइलैंड बना सकते हो, हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसकी आउटलाइन बनाने के बाद 2-3 दिन 4 दिन इसमें लगेंगे तुम्हें कि बढ़िया से जो है पहले यहाँ तक लाऊंगा, फिर इधर लेके जाऊंगा, फिर इधर लाऊंगा। अब इसमें भी क्या है कि स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा लगेगा, नहीं तो जब प्रैक्टिस जब हो जाती है तो वो नॉर्मल डायरेक्ट 2-3 बार इधर आपको करना है, उसके बाद इधर लेके जाना है, इसके बाद ये मैक्सिको की खाड़ी बनानी है आपकी, ऊपर का क्षेत्र, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनना, फिर परेशान ऐसे एक दिन में कभी नहीं बनेगा। मतलब मैं तुमसे अभी भी कहूं, जिनका मैप्स बनते हैं कि नॉर्मल ये नॉर्थ अमेरिका बना दिया, मान लो किसी ने साउथ अमेरिका बना दिया, तो ये एकदम से नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा, और डॉट पैटर्न से आप अपना सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अफ्रीका बनाना था तुमको, तो इसका एक क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया कि अपोजिट क्वेश्चन मार्क बनाओ, एक स्लाइडर करो, ये इधर से ऐसे बना दो, ये बन गया तुम्हारा। तो एक दो बार में इसकी आउटलाइन पहले तुम्हें सीखनी पड़ेगी। यूरोप में भी क्या है कि तुम्हें सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये कर्व वाला पैटर्न, ये सीखना पड़ेगा।
क्योंकि ये नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। मतलब ये बनाओगे आप, फिर ये बनाओगे, फिर ये थोड़ा सा अंदर जाके फिर ये डेवलप। पहले इसको सीखो आप, ये वाले इतने हिस्से को, उसके बाद में फिर ये वाला इतना हिस्सा आएगा। तो ये जो वर्ल्ड मैप पढ़ चुका है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 18 क्लासेस का वो सेशन होता है, मतलब करीब 30-35 घंटे जो पढ़ चुके हैं वही करना ये प्रैक्टिस। नए लर्नर टाइम पास मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ये जो मार्किंग कर रहे हो ये कौन से देश, तुम्हें आइडिया नहीं, तो कुछ भी रैंडम करोगे। तो जिन्होंने वर्ल्ड मैप किया हुआ है उनको बता रहा था। उस कोर्स में मैंने एंड में बता दिया कि तुम ऐसे प्रैक्टिस कर ले। एशिया का मैंने बता दिया कि तुम पहले एक साइड करो इसका, यहाँ चाइना तरीके। आई बात समझ में? तो ये ऐसे ही सीखा जाता है धीरे धीरे, और जितना तुम खुद सीखोगे उतनी जल्दी वहां बन जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने एनसीईआरटी समरी पढ़ी, उसमें बहुत ज्यादा टर्म्स अभी बीच में फ्लो करा। क्यों पढ़ रहे हो तुम एनसीईआरटी समरी? किसने कहा तुम, किसने कहा तुम्हें सिद्धांत पढ़ने के लिए? तो पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा क्लास में? जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। पता नहीं कहाँ से क्या-क्या चल रहा है तुम लोग का जो है। वो ये कह रहा है प्लेट के नाम कहाँ मिलेंगे, मतलब तुमने पढ़ी नहीं एनसीईआरटी, तुम्हें प्लेट टेक्टोनिक तुमने चैप्टर पढ़ी नहीं, उसमें बताया था हमें। चलो, तो मेरे हिसाब से अब तक जो भी पढ़ा था उसके सारे मैंने मेंस के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, पीवाईक्यूज कैसे आए थे, किस तरह से उसमें अप्रोच होनी चाहिए हमारी, उसका एक मॉडल आंसर लगभग आपके पास है। अब इसके बाद भी तुम नहीं लिख पा रहे हो तो पोगो वोगो को चैनल वैनल चालू करो, देखो उसको, वो बढ़िया काम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा रॉक्स। ठीक से पढ़ना, क्योंकि अब चट्टान पढ़ाऊंगा, मतलब आने वाले 2-3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं मेंस के पीवाईक्यू उठा दूंगा, उसमें पूरा लिथोस के हमारा एंड हो जाएगा, जितने भी आज तक इसमें आए। तो आधा लगभग हमारा लिथोस के हो गया था, तो उसके मैंने एक साथ करा दिया। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? हो गए 5-6। गिन लो यार, 1 मिनट लगेगा, दिमाग होना चाहिए, लापरवाही नहीं छोड़ना नहीं। एक तो दुनिया में वोल्केनो का वितरण पूछ रहा है वो, ठीक है। फिर एक सर्कम पैसिफिक बेल्ट पूछ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स वाली बात कर रहा है वो। दुनिया के फोल्ड माउंटेन किनारों पे क्यों बने हैं? जी हाँ। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 5 तो हो गए, 3 आज के 2 पहले। ठीक है, इसमें मेंटल ट्यूम वाला पीवाईक्यू रहा है, उसको थोड़ा भी और अपनी बुद्धि का विकास होना है उसको पढ़ने के लिए, फिर उसको पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अभी इसमें आएगा रॉक्स वाला, वो अपन रॉक्स पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएगा। लगभग पीवाईक्यू इसके अपने जो आ चुके हैं वो कर लेंगे। नहीं नहीं, आप अब क्या होगा, रेगुलर सेशंस में मैं क्लास के एंड में आंसर चेक करता रहूंगा रैंडम। तो आपको जो लिखते बन रहा हो, जिसमें कंफर्टेबल हो, आप सबसे पहले वो लिख लो, मतलब लिखते रहना। तो कोशिश करूंगा मैं कि सबकी बारी आ जाए, एक बार एटलीस्ट। मतलब मैं किसी का एक बार चेक हो गया तो उसके पहले फिर मैं दूसरे का नंबर लूंगा, मतलब उसको दोबारा नहीं करूंगा, एटलीस्ट सबका एक बार। भाई मत खरीदो यार, तुम्हें डाउनलोड कर लो, मिल जाती है एनसीईआरटी। कहाँ खरीद रहा, पैसा वैसा कहाँ, कितना पैसा, नाश्ता वास्ता कर लो, फ्रूट खा लो, ऑनलाइन करके देख लो, नहीं समझ आया तो फिर प्रिंट आउट फिर खरीद लो। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमारा सब आपको सब क्लियर हो गया किसको क्या क्या लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने, नेक्स्ट मंथ जब मेरा वर्ल्ड मैप वगैरह आएगा तब आप करोगे तो फिर वो चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि यार देखो, एक बात बहुत दिमाग में क्लियर रखो, यूपीएससी जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाता है ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं लिखेंगे। उसमें तुम्हें एनवायरमेंट का नॉलेज भी चल जाएगा, वर्ल्ड मैप का भी नॉलेज लगेगा, फिजिकल का तो लगेगा ही लगेगा, इंडिया का भी थोड़ा सा कुछ पूछ सकता है वो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पढ़ ही रहे होते हैं, अब ये कुछ पता नहीं मान लो, तो फिर थोड़ी थोड़ा कुछ कुछ धागे जो है रुके, मतलब टूटे हुए रहते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते। लेकिन जिस दिन तुम्हारे सब पूरे कोर्सेज आप कवर कर लोगे तो तुम पीवाईक्यूज के देखने का नजरिया तुम्हारा वैसे चेंज हो जाएगा, मतलब तुम्हें पता होगा कहां से क्या चीजें उठानी है। तो पढ़ना सब पड़ेगा हमें। तो एक दिन में क्रांति नहीं कर सकते हम वैसे। अब कितना स्वाभाविक है कि ये चैप्टर अभी आना चाहिए रॉक्स, क्यों? क्योंकि जस्ट इसके पहले वाला जो एंड हुआ है हमारा क्या हुआ, वोल्केनो, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से तुमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए किसके, लावा के। और लावा जब कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो वो सॉलिड अवस्था धारण करता है, मतलब ठोस अवस्था धारण करता है ठंडा होने के बाद। लावा ठंडा होने के बाद ठोस अवस्था धारण करे, और उसी ठोस अवस्था के धारण करने की स्थिति को हम क्या करें, चट्टान। पहली बात तो वोल्केनो मेन कॉज था। अब तुमको ये भी कहां से आया, तो पता है अर्थ का इंटीरियर, एस्थेनोस्फीयर और ये और वो, तो मतलब अर्थ का इंटीरियर भी पढ़ना कितना जरूरी हो गया था, ताकि ये सब हम कनेक्शन आराम से बना सकें। अपन आगे बढ़ेंगे। इसमें जो अपने को अगला काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले तो रॉक है क्या वो देखना पड़ेगा, चट्टान एक्चुअल में है क्या। तो आप अपनी आंखों से देखोगे तो एक सॉलिड या ठोस अवस्थी वाले एक चीज दिखेगी आपको, ठोस अवस्था एकदम सॉलिड। लेकिन थोड़ा सा आप जब उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें पता बना किससे, तो तुम तुरंत बोलने लगोगे लावा से बना। अब मैं पूछूं लावा के अंदर क्या है, तो लावा के अंदर मिनरल्स है, खनिज है। खनिज क्या होते हैं, तो जैसे उदाहरण बताया मैंने, आयरन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है, मैंगनीज भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं। उनका एक क्या है, कॉम्बिनेशन, उनका एक ग्रुप है ठोस अवस्था में, दैट इज योर रॉक। लेकिन क्या होता है, दुनिया के सारे रॉक्स में मिनरल्स एक जैसे होंगे क्या, तुम सोचो, कभी नहीं हो सकता। मिनरल्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको उस दिन एक इमेज बताई थी, पता नहीं याद है कि नहीं, ये इमेज याद है क्या? सिलिका बताया था मैंने, सिलिका, सिलिका सिलिकेट। इस तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे रॉक आपने ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे जिसमें इसका फील आपको ज्यादा आएगा, देख के ही आ जाएगा। देख के कैसे फील आता है, इसका कलर देख लो, इसका टेक्सचर देख लो तुम। आप देखो ये दो रॉक्स बचपन में कभी ना कभी नहीं देखे होंगे आपने। अब आप आराम से देख के इनको बता सकते हो इसमें वो सिलिका कंटेंट कंपैरेटिवली कम है कि ज्यादा है। वो सिलिका कंटेंट जो है वो कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसे, हम तो कम लिख रहे थे। अरे भाई ये कलर देखो थोड़ा सा, सिलिकेट्स का कलर देखिए, कलर पैटर्न पे जाओ हल्का सा, उसकी शाइन को देखिए थोड़ा सा, उसके टेक्सचर, उसकी बनावट को देखिए। आप समझ बैठी? तो आराम से दो तरह के रॉक्स में सिलिकेट्स को, अच्छा और मान लो क्लैरिटी लाऊं आपके जीवन में, तो अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं, ए और बी। क्या लगता है तुमको किसमें होना चाहिए वो सिलिका ज्यादा? अब बोलो, बी में होना चाहिए, होना चाहिए क्योंकि उसका टेक्सचर, उसका कलर, सिलिका अक्सर उसमें। तो मेरा मतलब क्या है कि रॉक्स जो होते हैं ना, उनमें मिनरल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, खनिज देखने को मिलेंगे। तो सबसे बेसिक मिनरल जो हमारे पास है अर्थ पे, वो क्या है, सिलिका है। मतलब किसी भी रॉक में ये जो पार्टिकल है, ये जो मटेरियल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये बहुत आसानी से मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉक का बेसिक एलिमेंट क्या है, चट्टान में क्या होती है। तो रॉक्स में मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स, खनिज। कौन से खनिज हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। अब ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मिनरल क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस खनिज को क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं।
तो किसी रॉक में सिलिका भी हो सकता है, अच्छा किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम होगा। आई बात समझ में? अब इसका कलर दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अब ये कलर जो है ये शाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, क्रिस्टल दिख रहा है, इसका क्रिस्टल नेचर, क्रिस्टलीकरण दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब तुम इन दो को ऑब्जर्व करो, उसमें जो अभी सिलिका मैं बताऊं तो सिलिका किसमें तुम रखोगे कि सर सिलिका की मात्रा इस वाले रॉक में ज्यादा दिखाई दे रही है, उसके कलर वगैरह को जब आप ऑब्जर्व करो, ऑफ कोर्स बी वाले में ज्यादा दिखाई दे रही है। इसमें देखो उसका कंपोजिशन कम हो गया। अब मुझे कैसे पता लगा? तो मैं अंदर तो जाऊंगा नहीं, अब जियोलॉजिस्ट बन जाऊं तो एक अलग कलर बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर को देख के, क्रिस्टल नेचर को देख के, ये इतना क्रिस्टलाइन नहीं दिखाई दे रहा, शाइन कर रहा है ये थोड़ा सा, वही ऑब्जर्व करके मैं पहचान सकता हूं। तो ये सब मैं तुमको क्यों बता, मिनरल सब रॉक में अलग अलग पाए जा सकते हैं। हो गया? ठीक हो गया? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ठीक। सुनना, तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बात समझ आ जाए कि रॉक्स के अंदर मिनरल्स बहुत मायने रखते हैं सर। और मिनरल्स जो है वो कलर डिसाइड कर सकते हैं रॉक का। देखो आप, मिनरल्स के कारण रॉक्स की शाइनिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो टेक्सचर है उसका कितना चमकदार हो सकता है, कितना क्रिस्टल नेचर का हो सकता है। क्रिस्टल मतलब जिसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, सॉलिड पार्ट, पूरी बनावट मिनरल पर निर्भर कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने तरीकों से, जितने अलग अलग तरीकों के मिनरल्स होंगे, उतने अलग अलग तरीकों के रॉक्स हो सकते हैं। अब ये अलग अलग तरीकों के मिनरल्स कहां से आएंगे? तो लावा से आएंगे। तो लावा के इतने तरीके देखें, बिल्कुल तरीके से पढ़ो होगा आपने, एसिडिक लावा पढ़ा था, बेसिक लावा पढ़ा था। जब लावा की प्रकार है और उसमें मिनरल अलग अलग पाए जा रहे हैं, तो तुम रॉक को एक्सपेक्ट करते हो कि तू एक जैसा मिलेगा, मिनरल के साथ रॉक भी बदल गया। तो कोई भी आप, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, हमारे वायुमंडल में ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है, इसमें क्या बहुत सारी गैसेस है। तो सारी गैसेस के मिक्सचर को एक वर्ड जो दिया हमने वो क्या दिया? एयर। कॉमन वर्ड क्या? एयर। हवा क्या है? तो गैसेस का एक मिक्सचर है। वैसे रॉक क्या है? तो मिनरल्स का एक ग्रुप है, पूरा एक कॉम्पैक्टेशन है। खनिजों को तुम मिला दो तुम्हें रॉक मिल जाए, खनिजों को तुम अलग अलग तरह से बदल दो, रॉक के पैटर्न चेंज हो जाए। मिनरल्स का कलर मतलब अलग अलग वेरी करता है। तो अब मान लो इसमें अभी मैं क्या बता रहा था, क्या ज्यादा हो गया? सिलिका ज्यादा हो, इसमें सिलिका कम हो गया। अब खुद बुद्धि लगाओ कि कोई 100% चीज है, उसमें 70% सिलिका लेके बैठा, तो कितना रिमेनिंग बचा? 30%। इसमें सिलिका से 40% है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 60% मान लो। अब ये 30% इसमें मान लो आयरन है और इसमें 60% आयरन है, लेट्स अज्यूम। तो आयरन के कलर, इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा डार्क कलर हो गया। तो मिनरल जैसे बदल रहे हैं, रॉक भी उस हिसाब से बदल जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान, तो सीधी सी कहानी है, मिनरल्स पर बहुत कुछ डिपेंडेंसी है, बट सिर्फ सिलिका ही नहीं है। सिलिका से बना हुआ ये देखो, अब ये दो आपको दिखाई दे रहा है, फेल्डस्पार और क्वार्टजाइट, ये भी एक तरह से क्या है? मिनरल्स हैं, खनिज हैं। एक लाइन पढ़ाता हूं फिर थोड़ा ज्यादा भरोसा होगा। जी सर। देखो फेल्डस्पार, यदि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कितने गोले लगाए बेटा मैंने? ऐसे 6 मिनरल्स कहीं कनेक्ट हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, इकट्ठा हो गया, तो ये कौन सा एक रॉक बन गया? फेल्डस्पार। अब मेरे लिए ये भी मिनरल का एक ग्रुप हो गया। अब मैं कह सकता हूं ना कि एक्स कोई रॉक है, उसमें फेल्डस्पार इतनी मात्रा में पाया जाता है, तो इट मींस दैट फेल्डस्पार के अंदर क्या है? क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज को दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो मेन एलिमेंट है, ऑक्साइड्स वगैरह सिलिकॉन के साथ जब जुड़ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं जैसे फेल्डस्पार दिख रहा है, तो इसके अंदर तुम्हें पता है कि क्या क्या मिला हुआ है फेल्डस्पार के अंदर। तो बोले सर फेल्डस्पार के अंदर जो दिख रहा है, इसके अंदर बोले मेरे को बहुत सारी चीजें दिखाई दे। मैं पूछा क्या दिख रहा है बेटा इसमें? सर इसमें मेरे को ना सिलिकॉन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, सोडियम भी दिख रहा है, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी, एल्यूमिनियम सब निकलेगा इसके फेल्डस्पार। और क्वार्टजाइट के अंदर बोले सिलिकॉन, ऑक्सीजन। अब अच्छा मान लो कहीं लोहा चिपक गया फेल्डस्पार के साथ नॉर्मली, तो वो उसमें फेरो वर्ड भी लगा देते हैं लोग। तो बस मेरा ये कहने का मतलब है कि रॉक्स जो है वो है क्या? तो अलग अलग मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात? यहां तक बेसिक चीज समझ आ गई। दूसरी एक बात और ध्यान रखना है कि फेल्डस्पार और क्वार्टजाइट, यदि मैं आपसे कहूं ये ज्यादा इसमें आयरन दिखाई दे रहा है तुम्हें कि सिलिका ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपकी बुद्धि लगा। ये भैया दीदी सिलिका लिखा है तो मैं भी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे समझ आ नहीं रहा है। ये भैया दीदी ने सिलिका लिखा तो मैंने भी टाइप कर दिया, मगर मुझे ऐसे अंदर से आ नहीं रहा है ये सिलिका क्यों है, इसमें हमने सिलिका क्यों लिखा? अरे मेरे बुद्धिजीवी, जिसके मन में आ रहा है, ये पहले कलर देख लो, तुम सिलिका की फोटो दिमाग में लगा लो, बहुत जरूरी है। कलर देख लिया, थोड़ा सा टेक्सचर देख लिया तुमने, और फिर नहीं कुछ तो यहाँ देख लिया आपने, थोड़ी बुद्धि यहाँ लगा ली थी कि इसमें सबसे कॉमन एलिमेंट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। क्या भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसे मन से नहीं लिखना होता है, देख के तुमको पहले सीखना होगा। तो ये हो गया एक सिलिका ग्रुप का, मान के चलो कि रॉक सिलिकेट ग्रुप हो गया एग्जैक्टली। अब मान लो कुछ कार्बोनेट वाले भी होते हैं, जैसे चूना पत्थर है, मार्बल है, इसमें सिलिका नहीं मिलेगा तुम्हें, इसमें कार्बोनेट्स मिलेंगे तुम्हें। जी सर, कैल्साइट वगैरह मिल सकता है। तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, समझो मेरी बात, बट ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी तुम्हारी किस चीज को लेकर, कि हमारे रॉक दुनिया के एक है क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। किस बात पर निर्भर करते हैं? किस बात पर निर्भर करते हैं? मिनरल्स पर निर्भर करते हैं। तो मिनरल एक ही ग्रुप के होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग ग्रुप के। तो जितने डिफरेंट ग्रुप के मिनरल होंगे, उतने डिफरेंट प्रकार के रॉक सिस्टम बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ मेटालिक एलिमेंट्स वाले ग्रुप भी होते हैं, बॉक्साइड भी मिल सकता है, डोलोमाइट मिल सकता है, जिप्सम भी, हेमेटाइट भी, मैग्नेटाइट भी, बहुत सारे। तो पूरी समरी 15 मिनट की ये कहती है कि रॉक क्या है? तो रॉक बेसन का लड्डू नहीं है, रॉक अलग अलग मिनरल्स का एक कंपोजिशन है। अब उसमें अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, सिलिका वाले ग्रुप हो सकते हैं, कार्बोनेट ग्रुप हो सकते हैं, फेरस वाले हो सकते हैं। जी सर, लोहा तत्व हो सकता है। तो सर क्या करें इससे? इसलिए पढ़ते हैं ताकि रॉक का स्ट्रक्चर, रॉक का शेप, रॉक का कलर उससे। हाँ तो ठीक है ना, फर्क क्या पड़ता है? रॉक का कलर कुछ भी हो, हमें क्या करना, हम तो कलेक्टर बनेंगे। बेटे रॉक जब टूटेगा ना तो क्या बनेगा? हेलो, सोइल। और अब मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सॉइल का महत्व तो तुम्हें पता है। एग्रीकल्चर की कहानी, कितना इरिगेशन चाहिए, कौन सा क्रॉप चाहिए, किसमें कितने मिनरल्स होंगे, कौन सी सॉइल उपजाऊ है, कौन सी नहीं है, वो डिपेंड करता है। इसका रॉक सिस्टम जैसा है, उस पर भी तो निर्भर। मुझे लग ही रहा था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम का है, पता नहीं ये लोग पढ़ते क्यों नहीं है। जी हाँ, क्लियर हो गई बात? तो वो आगे इंडियन ज्योग्राफी में सीखेंगे इसका। सो रॉक्स को पढ़ना है तो सबसे पहले आप सीधी छलांग लगा सकते हो रॉक्स के टाइप पे, यहां से इसका चैप्टर शुरू हो जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रकार के रॉक होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, इग्नियस जुगाड़ में इग्निसिसियस, इग्निसिसियस, आई एम फ्रॉम जेवियर, इग्निसिसियस कुछ नहीं भैया, इग्नियस याद कर लो। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक,
आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। पहले तो 3 नाम तुम पहले याद कर लो, ये लिख लो कहीं, फिर वो तो मेरा काम पढ़ाने का बाद में पढ़ा दूंगा। जी सर, जल्दी से लिख लो तो। हो गया? तो इनको हमें बस पढ़ना है और फिर जो है रॉक खत्म आपका। तो सबसे पहले हम इग्नियस से शुरू करेंगे, इसकी डिटेलिंग शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा यही काम का है, ये इतना काम का है। देखो सबसे पहले मैंने इसको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राथमिक चट्टान, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले बना था। जी सर, और सबसे पहले बना था, क्या लगा सबसे पहले बताऊं? तो ये ज्यादा काम का है, बेसिक रॉक ही, बिना इसके काम नहीं बनेगा। और इतना ज्यादा काम का है कि रिसेंटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। हैप्पी बर्थडे टू यू, आप ध्यान देंगे, याद है, क्या काम का है, काम का है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो है ध्यान रखना। इसलिए इसीलिए इसीलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सिर्फ हम इग्नियस रॉक के बारे में भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर सेडिमेंट्री पढ़ेंगे, फिर सो लेट्स स्टार्ट विद इग्नियस रॉक। सबसे पहले तुम शब्द को देखो, इग्नियस रॉक। जब कोई जहरीली किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है इग्नियस, वर्ड आया है इग्निस से। इग्निस, इग्निस का मतलब फायर, पुष्पा नहीं है ये, आग है, आग, अग्नि। और हमारे लिए ज्योग्राफी में फायर आग क्या है? वोल्केनो से निकला हुआ लावा। वेल, एक बात क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गई होगी बात कि वो रॉक, ऐसा रॉक जो लावा के कूल डाउन होने पर बना है, लावा के कूल डाउन होने पर बना है, फिर उसने सॉलिड अवस्था धारण कर ली है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और सही बात है, सबसे पहला दुनिया का रॉक कब बना होगा? लावा के कूल डाउन होने के बाद ही तो बना होगा, मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के निर्माण के समय, उस समय लावा कूल डाउन ही तो हुआ होगा, लावा ठंडा ही तो हुआ होगा ना। जी सर, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो सर ये तब बन गए थे, तो आज नहीं बन रहे होंगे क्या? आज बन रहे होंगे कि नहीं? बताओ, सोचिए, पहले बन तो गए, फिर आज बन के क्या कराओ? पहले बन गए ना, तो आज क्या करेंगे? वाह बेटे, ये देखो, लावा आज नहीं निकल रहा है, निकल रहा है पूरे वोल्केनो में, स्टिल इन प्रोग्रेस, स्टिल इन प्रोसेस। एक्टिव वोल्केनो से 1000 मिस कॉल, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से 3000 मिस कॉल, मिड ओशनिक रिज से 8000 मिस कॉल, वोल्केनिक आइलैंड से 10000 मिस कॉल। ये सब क्या है? रॉक से बन रहा है। तो क्या आज ही बन रहा हूं? तो मैं ऐसा कह दूं क्या, एक लाइन लिखूं तो कि रिंग ऑफ फायर का संबंध ज्यादातर इग्नियस रॉक से हो सकता है। हाँ, तो इसमें क्या गलत है? अग्नि वलय, अग्नि वलय के पास क्यों भाई इग्नियस रॉक क्यों कह दूं मैं? क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्केनो देखने को मिलता है, वो जब ज्वालामुखी दिखाई देता है, तो जब ठंडा होगा, वो ठंडा होने के बाद मिलता है इग्नियस रॉक। तो हम इसे प्राइमरी रॉक क्यों कह रहे हैं? समझ में आ गई बात? आज बना, पहले भी बना, रोज बनता रहेगा, बोलो कोई तकलीफ तकलीफ किसी को इसमें? अब बनते समय यार तुम सोचो कि ये लावा से बना, और लावा कितना गर्म होता, तुम्हें लगता है इसमें कोई जीव जंतु अवशेष मिलेंगे? सब जल जाएंगे। मतलब कोई बोले कि इन रॉक्स में फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलेंगे, इसमें कुछ ना मिला हो, सबको जल गया, लाइफ है नहीं उसमें, सबको खत्म कर देता है, जला देता है, तो कोई फॉसिल कुछ नहीं। सर इसमें मतलब क्या, ये सारे रॉक ही होंगे ना, सारे तो होंगे, इसमें फिर वो दो क्यों लिखवाए, सेडिमेंट्री और ये? अच्छा, कोयले को देखिए जरा, कोयला लावा से बना होगा क्या? चूना पत्थर देखना जरा, चूना पत्थर लावा से बना होगा क्या? बात, डायमंड का क्या करोगे? डायमंड को लावा से बना दूं? इधर से लावा डालो, उधर से डायमंड निकल रहा है, नहीं, नहीं होगा, फिर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए कह रहा हूं कि रॉक के टाइप लिखे थे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पढ़ें, इग्नियस रॉक। चलो शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक का आइडिया मिल गया, फॉसिल्स नहीं है इसमें, रिंग ऑफ फायर वगैरह के क्षेत्र में मिल सकता है। प्राइमरी रॉक पृथ्वी के निर्माण होते समय बना था, ये बना था। लेयर वेयर के स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर एक बात बताओ, बोले लावा पर निर्भर कर रहा है इग्नियस रॉक, तो सीधी सी कहानी है, मुझे लावा का आइडिया है तो मैं इग्नियस रॉक भी आग लगा दूंगा। सर देख लो भाई, तुम देख लो जैसा कर सकते हो। लावा के टाइप कितने थे बेटा? लावा के टाइप याद आ रहा होगा आप लोगों को? लावा का टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी हाँ बिल्कुल, लावा मेरे को दो टाइप का दिख रहा था। बोले सर एक एसिडिक दिखाई दे रहा था, और एक जो दिख रहा था वो बेसिक दिख रहा था। बोलते जाओ फटाफट, रिवाइज तो किया होगा तुमने। व्हाट इज एसिडिक? अम्लीय लावा क्या होता है? अम्लीय लावा में सिलिकेट ग्रुप ज्यादा रहेगा, सिलिकेट ग्रुप जो है वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा मतलब 70-80% रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सिलिका का जो तत्व है, सिलिका का जो तत्व है वो तुम्हें ज्यादा मात्रा में दिखाई देगा। इसमें आप आओगे तो सिलिकेट जो है, हमें सिलिकेट कंपैरेटिवली कम दिखाई देगा, सिलिका कम दिखाई देगा। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ, सिलिका कम हो गया तो अदर मिनरल्स, अदर मिनरल्स जैसे आयरन एक्सेट्रा, इनका परसेंट क्या होगा? हाई होगा, अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे। लोह तत्व, अन्य खनिज, रटना मत, रोबोट बन के मत लिखना। हाँ बिल्कुल, ऑक्साइड्स के डिफरेंट होते हैं, चीकू भूल जाओ ऐसे बेटा, सब पढ़ा है, बीच में पूछा था एक ने, बोला भी था उस टाइम मैंने। मैं क्यों ध्यान दूं, किसी का क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं क्यों ध्यान दूं? हाँ, ये लिख लिया अदर मिनरल्स, और ये यहाँ अदर मिनरल्स क्या लिखूं मैं? अदर खनिज, अदर मिनरल्स कितने हो गए? 20% के आसपास। अब फ्लो को बाद में करेंगे, पहले तुम यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब नहीं, तुम लिख ही लो, फ्लो स्लो है इसका, और इसका फ्लो क्या है, अब लिख लो, ज्यादा शांति। अभी सिलिका की फोटो दिखाई थी मैंने, याद आ रहा है? तो ऐसे में क्रिस्टल दिख रहा था, वो क्रिस्टल ज्यादा रहते हैं इसमें। क्रिस्टल का मतलब आपको समझ में आ गया, चीनी देखी होगी आपने, प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसमें होता है, क्रिस्टल ज्यादा दिखेगा। कलर क्या होगा इसका? थोड़ा सा लाइट होगा, लाइट कलर रहेगा। जी सर, ज्योमेट्री शेप हो जिसमें,
हल्का लाइट कलर रहेगा, मतलब डार्क नहीं रहेगा। इसमें देखा, इसमें क्रिस्टल कंपैरेटिवली क्या होंगे, कम रहेंगे, क्योंकि ये सिलिका कम हो गया ना, क्रिस्टल कम होने का कलर इसका क्या होगा, डार्क हो जाएगा, है ना, गहरा रंग होगा, गहरा गहरा रंग। गहरा रंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन वगैरह मिले हुए, लोहा तत्व, डार्क कलर हो जाएगा, लेस क्रिस्टल रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में दो शब्द और आएंगे, मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आप खुद बताना किसको कहाँ चिपकाऊं। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं मैफिक, ठीक है, और एक वर्ड लिख रहा हूँ फेल्सिक। ओके, अभी समझ में नहीं आता, हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं इसको, मैफिक और फेल्सिक। जो कहा है सर, बता बेटा। अब मैफिक को फेरो मैग्नीशियम लिखेंगे, वहां से निकला है मैफिक, है ना, फेरो मैग्नीशियम, और इसको लिखेंगे फेल्डस्पार सिलिकेट। अब तुम बताओ कहाँ किसको चिपकाऊं, 1 और 2 को, जल्दी बोलो, बुद्धि लगाओ। अब मान लो जो बिल्कुल बंद हो गया है, दरवाजे बंद कर लिए बुद्धि है जिसने, खोलो बेटा दरवाजा। ये क्या लिखा है, एसिडिक में क्या लिखा है, एसिडिक में क्या लिखा है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, ज्यादा है। सिलिका दिख रहा है, जिसके क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ये एकदम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका। जी, सिलिका ज्यादा किसमें होता है, एसिडिक में। सिलिका याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये 2 फोटो दिखाई थी। जी हाँ, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों किस ग्रुप से बने हुए हैं, फेल्डस्पार क्वार्टजाइट, सिलिका से बने हुए हैं। और वही बात मैंने यहाँ लिख के दी थी आपको, फेल्सिक फेल्डस्पार सिलिकेट किसमें चला जाएगा, ये एसिडिक में। तो यहाँ लिख दूं कि फेल्सिक टाइप हो गया ये। और अगला क्या है, फेरो मैग्नीशियम, ये क्या लिखा है, अदर मिनरल ज्यादा है, फेरस लोहा मैंगनीज में, ये सारी दुगधर, ये मैफिक में चला गया। कौन सा, अब ये ए लिख दे रहा हूं मैं, इसको बी लिख दे रहा हूं, कौन सा रॉक एसिडिक है, फेल्सिक की मैफिक। बी वालों एक हाथी ले आओ, जी हाँ, प्लास्टिक का। अगला सवाल, फेल्सिक कहां दिखाई दे रहा है, और मैफिक कहां है, देखना आप, पैदल चलने वाले जो हैं बेटा, सिलिका किसमें ज्यादा दिख रहा है, तो लटक गया, हे प्रभु। फिर से बताओ, फेल्सिक कहां दिखाई दे रहा है, अच्छा, फेरो मैग्नीशियम लोहा किसमें मिल रहा है, फिर से फेल्सिक मैफिक, एक बार और बताओ, ठीक है। इसको बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, फेरस पढ़ लेते हैं, हो गई बुद्धि खराब, आगे भूल गए तुम, इसको पढ़ो, सिलिका, समझे। और ये दोनों क्या है, सिलिका का ग्रुप है, एसिडिक होगा, समझे कि नहीं समझे। मैफिक, फेरो मैग्नीशियम, मतलब आयरन ज्यादा, मतलब बेसिक रॉक। आई बात समझ में, आधा मिनट दे रहा हूँ, खुद से बात करो, फिर पोल में गलत करना उसके बाद, अभी मत करो। एक नया काम शुरू कर दिया मैंने आज के लिए, टिकट वाला। सर पहली बार आंसर लिखा है, कब देखो, क्लास में टाइम से आओ, यस, सब चीज डिस्कस किया हमने। अब बताना मैंने, सिलिका किसमें ज्यादा मिलेगा, सिलिकेट्स। अब देखो तुम ए लगा लो, किसमें मिलेगा सिलिका ज्यादा, और लोहा आयरन, फेरो मैग्नीशियम, विच वन इज एसिडिक इन नेचर, अम्लीय कौन है, एसिडिक अम्लीय कौन है। अब जो ए वाले हैं एसिडिक, याद करो एसिडिक क्या होता है, जिसमें सिलिका ज्यादा होता है, सिलिका किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा, आंसर विल बी बी, ए नहीं। And इसका फ्लो ज्यादा होगा, अब आएगा, किसमें फ्लो जो है वो ज्यादा रहेगा, फ्लो किसमें ज्यादा होता है, कौन से वाले रॉक में, या कौन से लावा में, बेसिक लावा में फ्लो ज्यादा होता है, बेसिक लावा में फेरस ज्यादा रहेगा, मतलब मैं आंसर ही होना चाहिए। कौन सा आंसर इसमें एसिडिक को दिखा रहा है, एसिडिक अम्लीयता को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है हर दिन की क्लास पिछली क्लास से बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा। और कनेक्टेड का तुम मतलब तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हारे आंसर सही करने के लिए। ये आंसर जो सही होंगे ना, उन्हीं के होंगे जिनको बेसिक और एसिडिक में डिफरेंस रट गया होगा, कौन बह रहा है कौन नहीं बह रहा है। और जो ये 8-10% जो स्ट्रगल तुम कर रहे हो ना बेटा, तुम करते रहो, प्रकृति में से बैलेंस बना हुआ है, करते रहो सिस्टर, बहुत जरूरी है सर नाम। जी सर, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन क्यों कहता हूँ कि तुम ब्लैंक पेज पे लिखो, खुद से बातें करो, खुद लिख लिख के याद करो। वो क्यों करेंगे, वहां तुमने वो छोड़ा एसिड बेसिक वाली क्लास, तो यहाँ लपेटे में आ रहा हो तुम मैफिक फेल्सिक में, यहाँ टाइम खराब करो। हाँ, तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मैंने फेल्सिक क्यों लिखा और या मैफिक क्यों लिखा है, समझ में आ गई बात। फेल्डस्पार सिलिकेट, फेल्डस्पार ग्रुप एसिडिक का होता है, सिलिका वाला, और ये मैफिक। गुड। तो अब मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग आए, तो नाउ टेल मी कि इनमें से एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है, अंदाजा लगाओ, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। कलर और उससे मान लो मैं ब्लैंक हो गया,
मान के चलिए मैं बुद्धि चली नहीं रही मेरी कि पता नहीं अब क्या करूंगा मैं, तो या तो तुम वो वाले छात्र हो कि जो छात्र छात्राओं की 2-3 मिनट बात करते हो, कुछ चल रहा था दिमाग में, पता नहीं कुछ कि आज खाना क्या आएगा, कितनी देर हो रही क्लास, कैसे होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, मेरा सिलेक्शन कब होगा, कैसे गाड़ी कब आएगी, शादी वादी कब हो रही है, पता नहीं, वहां चला गया। फिर अचानक मेरी आवाज आती है फेल्सिक फेल्सिक, ये क्या बोल रहे थे सर, फेल्सिक क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे सर। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से एसिडिक बेसिक क्या बैठे हैं, गया, ध्यान था ही नहीं तुम्हारा। तो चूंकि हमें दिख रहा है कि इसमें सिलिका मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो तुरंत मैं समझ गया कि सर दिस इज एसिडिक, दिस इज फेल्सिक इन नेचर, और ये जो है मैफिक इन नेचर, मैफिक कह सकते हैं इसको, बेसिक रॉक कह सकते हैं। और तुम देखो बेसाल्ट में कल बेसिक हम लिखते आ रहे थे, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस बहता भी है, फ्लो भी ज्यादा है, इसमें लोहा तत्व ज्यादा हो गया, ओशियन में यही मिलता भी है, ए सीमा, सीमा याद आ रहा है, फेरोमैग्नीशियम ये निकलता इसलिए भारी होता है, डार्क कलर है सर, आया याद आया, अंदर से निकल के आ रहा है ये, फ्लो ज्यादा, सी फ्लोर। एक काम करते हैं, इसका हम एग्जांपल लिख देते हैं, इसका अच्छा एग्जांपल है ग्रेनाइट, और इसका मतलब है, इसका एग्जांपल है बेसाल्ट। देखो मेरी बात सुनो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों इग्नियस रॉक होते हैं, दोनों आग्नेय चट्टान, लेकिन तुम्हें पता है कि दोनों बहुत अलग अलग प्रकार की, एक एसिडिक है, एक बेसिक है, वो इग्नियस ही है, तो लावा से बना ना, बट जब लावा का ही प्रकार बदल गया तो रॉक बदल गया। पर मेरे घर में किचन में जो ग्रेनाइट लगा हुआ है वो तो काला है, यहाँ तो तुम गोरा दिखा रहे हो, मेरे घर में जो किचन में ग्रेनाइट लगा है वो तो काला है। अब हमारे बड़े भैया ने घर बनवाया है, उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च किया हमने, तो अब थोड़ा सा कलर हमने चेंज कर दिया, ये वाला ग्रेनाइट लगा, पर हमारे यहाँ तो काले वाला लगा हुआ, तो क्या वो बेसाल्ट है, बेसाल्ट तो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना क्या होता है बेटा, सिलिकेट्स ग्रुप बहुत छोटा ग्रुप नहीं, बहुत सारा बड़ा ग्रुप, तो सिलिका में और दूसरे खनिज किस तरह से मिलते हैं उसके आधार पर भी कलर चेंज हो सकता है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उस रॉक में तुम्हें प्रॉपर शाइनिंग दिख रही होगी, एक क्रिस्टल नेचर दिख रहा होगा, जो कि एक पहचान है एसिडिक सिलिका के, ग्रीनिश कलर के भी हो सकते हैं, और भी कलर बदल सकते हैं, रेडिश एक पैटर्न दे देता है वो, तो भैया जितना पैसा लगाओगे उतना कलर तुम्हारे जीवन में आते जाएंगे। जी हाँ, ग्रीन वो ग्रीन ले आया, मैं रोटी में ग्रीन लग गया, बोले चूना पत्थर ले आए थे तुम। जी हाँ, तो लावा के पैटर्न से चीजें समझ में आ गई। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं, समझो कुछ 50-50 मसाले वाले भी आते हैं, मतलब न्यूट्रल स्टेज में कि सिलिका जो है जिसमें 50% भी हो सकता है, मैं ये सब इसका एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ कि बीच का भी तो हो सकता है ना, ज्यादा कम। देखो इसमें इसमें क्या बोलोगे तुम, इसमें सिलिका को क्या बोल रहे हो तुम, ज्यादा, इसमें सिलिका को क्या कह रहे हो, कम। अब मैं कहूँ कि सिलिका 50-50% आ गया, तब सिलिका ज्यादा होता है तो कलर लाइट हो गया, कम होता है तो डार्क हो गया, 50-50 रहेगा तब। डायोराइट एंड एंडेसाइट्स, देख रहे हो इनके कलर, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है, तो सिलिकेट 50% के आसपास हो गया, तो ये वो रॉक्स हैं जो इंटरमीडिएट रॉक्स हैं, बीच वाले न्यूट्रल अवस्था वाले, बेसिक में शाइनिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और इनमें थोड़ा सा पैटर्न जो है बिल्कुल बीच का दिखाई दे, डायोराइट एंडेसाइट। तो सर व्हाट इज डायोराइट एंडेसाइट, डायोराइट एंडेसाइट बेटा ये भी आग्नेय चट्टानें हैं, बट ये इंटरमीडिएट प्रकार की हो गई, ये एक तरह से मध्यवर्ती हो गई। चलो तो पता है आपको इतने डिस्कशन से क्या सीखा है, इतने डिस्कशन से सीखा बेटा कि इग्नियस रॉक जो होता है वो लड्डू नहीं होता, वो एक प्रकार का नहीं होता, बहुत अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हाँ हो तो सकता है सर, वो लावा के पैटर्न चेंज होने से काफी कुछ बदल रहा है सर, चल रहा है। तो ऐसा लावा जो इंटरमीडिएट वाला हो, मतलब बीच वाला हो, इंटरमीडिएट रॉक क्या होते हैं, दो in which silica content is less than the amount present in the acidic igneous rock but more than the basic igneous rock। तालियां, एक बार पढ़ो अच्छे से फिर समझना, पढ़ो खुद बुद्धि लगाओ, हिंदी मीडियम वाले मेरे को सुने, अम्लीय से कम क्षारीय से ज्यादा, अम्लीय से कम क्षारीय से ज्यादा। अरे मैं डर गया सर, मैं डर गया, मैं वहां चला गया था, शादी हॉल में था, मैं एकदम वापस ले आया, ये मध्यवर्ती हो गए, बीच वाले हो गए। बात तो सही है। तो मैं मेरे को आप चार नाम बताना जरा इग्नियस रॉक के एग्जांपल। डायराइट एंडेसाइट ग्रेनाइट बेसाल्ट ये सब क्या है, इग्नियस है, लेकिन चारों के इमेजिनेशन आप कर सकते हो कि एक एसिडिक है, एक बेसिक है, बीच के दो इंटरमीडिएट हो, ठीक है। ओके सर, ओके जी सर, ओके। स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़े, ये सब मैं अभी डायग्राम में लिखवा दूंगा, ठीक है सर। आपके बिना प्रिपरेशन ऐसे ही जैसे सिलिकॉन कंटेंट के बिना, आंसू आने लायक बातें करते तुम लोग। चलो आगे बढ़ो। इंदौर में कैसा वेदर है ना, इंदौर की तुम बात नहीं, मैंने पिछले 12 घंटे में 3 डिस्ट्रिक्ट का वेदर देखा है, जबलपुर हुआ है, मैं हरदा हुआ है, मैं अभी इंदौर आ गया। हाँ तो अभी नहीं बता सकता मैं कैसा, मुझे एक आध दिन रुकने दो। तो मैं बुला रहा था एक्चुअल में, अब रैंडम अचानक एक आवाज आ जाए कि भैया बेसाल्ट, इस शब्द को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें आ जाती है बताओ। और ध्यान रखना तुम्हें क्या आ रही है और फिर मैं और क्या बता रहा हूँ, वो दिमाग में रखना कि क्या नहीं बन रहा, ये बहुत जरूरी है एग्जाम में कनेक्टिविटी। बेसाल्ट याद आते सही सर, ये इसका लावा जो है वो बेसिक लावा होना चाहिए। ओके, बेसिक लावा जिसमें फ्लो ज्यादा होता है, जिसमें सिलिका कम होता है। अच्छा, ये एक तरह से मैफिक प्रकार का है फेरोमैग्नेटिक, इससे जो रॉक बनेगा वो डार्क कलर का होगा, बहुत हेवी होगा। क्यों? क्योंकि सिलिका कम है तो अदर मिनरल क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लोहा तत्व ज्यादा रहेगा, डार्क कलर का रहेगा। ये समुद्र में बन सकता है, समुद्री रॉक इससे बन सकता है, लावा जो फैल रहा है उससे। ओहो,
ये सारे रिकॉल होनी चाहिए चीजें। हॉटस्पॉट, अरे भैया, अरे दादा, हॉटस्पॉट में आ रहा है, बढ़िया। और शील्ड कौन बनता है इससे? ब्लैक सॉइल बनेगी इससे। डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, वेल डन। मालवा का पठार, इंडियन ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी है, उस जगह पे मिलता है। हवाईन आइलैंड में मिलता है। कितनी सारी जानकारी है ये एक शब्द में, कितनी कितनी सारी जानकारी है ये एक शब्द में। चलो थोड़ा और पढ़ लो इनियस। सपोज दिस इज द लिथोस्फीयर, मान के चलिए कि ये क्या है, लिथोस्फीयर। मान के चलिए पेड़ लगा हुआ है, मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, ध्यान यहां तक क्लियर सबको? अब द हिंदू पढ़ रहा है, नहीं अभी आया नहीं पेपर, पेपर वाला यहां आ रहा है। चलो तो एस्थेनोस्फीयर है ये। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 2 और 3 सबसे तेज जो लावा फ्लो करता है दैट इज बेसिक लावा। इन जनरल ज्यादा चांसेस उसके बाहर आने के सरफेस पे, है कि नहीं? बिल्कुल है सर। पक्का है नहीं है बेसिक लावा का? क्यों? क्योंकि फ्लो इसका क्या है, ज्यादा है। नहीं याद आ रहा मान लो तो उदाहरण देता हूँ, सी फ्लो देखा तुमने? प्लेट्यू बनाना होता बाहर आया कि बड़ी मात्रा में पूछ रहा हूँ, छोटा लड्डू नहीं। ये तो कुछ बच्चे कंपोजिट कौन भी तो बनता है, हाँ बनता है, एसिडिक से बनता है, बड़ी बड़ी मात्रा में इमेजिन करो थोड़ा सा। मेजरली तुम किसको कहो? प्लेट्यू, सी फ्लोर, मिड ओशनिक रिज। आइलैंड में, आइलैंड में भी कौन से वाले, शील्ड कौन वगैरह भी यदि हम कहें बेसिक। क्या लगता है अंदर गहराइयों में ज्यादातर कौन बैठा रहना चाहिए? गहराइयों में तो वही बैठा रहेगा जिसका फ्लो स्लो होगा डेप्थ में, और वो होगा एसिडिक, अम्लीयता। समझ आ रही बात? हम थोड़ा सा ये पढ़ रहे हैं रॉक्स मिलेंगे कहां, इसलिए पता याद है तुम्हें, ग्रेनाइट पढ़ा था हमने, ग्रेनाइट, इसलिए ग्रेनाइट की माइनिंग करते हैं अक्सर, देखा होगा ग्रेनाइट की माइनिंग की जाती है, अंदर गहराई से निकाला जाता है, खदानों से निकाला जाता है। क्यों? कारण क्या है कि उसका जो लावा है ना वो एसिडिक है और स्लो है, थोड़ा सा वो बाहर आ नहीं पाता। और बेसाल्ट वगैरह तो सब वहीं सरफेस पे मिल जाएगा, समुद्री तल ले लो और ये ले लो। और कम गहराई में ना यहाँ पे कौन मिलते हैं, डायोराइट एंडेसाइट। डायोराइट एंडेसाइट के पैटर्न दिख सकते हैं इंटरमीडिएट। अब एक मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। पहले पे बेसिक था बोलो हाँ, दूसरे पे इंटरमीडिएट था बोलो हाँ, और इधर एसिडिक था। हिंदी मीडियम बेटा ये अम्लीय है, बीच वाला मध्यवर्ती है, और ऊपर वाला क्षारीय है। कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? हेलो, कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा? ठंडा कौन जल्दी होगा? बेसिक। क्यों होगा ठंडा? ठंडा क्यों होगा जल्दी बताओ? अरे बताओ यार, जल्दी बताओ ठंडा क्यों होगा? ऊपर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बाहर आ गया है, वायुमंडल से लग गया है, एटमॉस्फेयर के कारण, आसपास के वातावरण के कारण ठंडे हो जाते हैं। अब सबसे स्लो कूलिंग कौन होता है बताओ? सबसे ठंडा नीचे आराम से ठंडा, एसिडिक स्लो कूलिंग होगी। क्यों होगी? बहुत गहराइयों में है, डीपर डेप्थ में है बेटा। ये जीवन में याद रखना, जितना स्लो कूल होगा उतना क्रिस्टल बनने का मौका मिलेगा, उतना एक स्ट्रक्चर, एक शेप धारण करेगा रॉक। इसलिए ग्रेनाइटिक नेचर जो क्रिस्टलाइन इसलिए होता है कि कूलिंग बहुत स्लो होती है उसकी। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला मैंने? गहराई में कूलिंग जब क्या होगी, कूलिंग जितनी ज्यादा स्लो होगी उतना क्रिस्टल नेचर मिलेगा, शाइन करेगा, उतना ही महंगा होता चला जाएगा ग्रेनाइट पे। और ये बेचारा ठंडा हो गया जल्दी, अब ठंडे हो गए जल्दी, ठंडे हो गए तो तुमको लेगा इसमें क्रिस्टल, कुछ भी ऐसा दिखता नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता, शाइन वाइन कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है? गहराइयों में जाना पड़ेगा, गहराइयों में उतरना पड़ेगा। जी हाँ, लैग की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ये क्या कर रहे हो मीत? ये मेरे को तो ये कुछ भी नहीं समझ आया तुमने क्या कहा है। ये आइकॉनिक प्रो क्या हो गया यार, मतलब रुको, पता नहीं तुम लोग कहाँ क्या क्या कर रहे हो यार। मैं भेजता हूँ टीम को, क्या है अब पढ़ लो जो, पता नहीं 10 लाइन लिखने तुमने, ये क्लास लो, ये ज्यादा जरूरी है। सर बेसिक तो बेसाल्ट होता है सर, हाँ तो मैंने और क्या लिख दिया, बेसिक और बेसाल्ट तो लिखा, मैंने और क्या लिख रहा हूँ, ये तो पढ़ रहे हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पूछूंगा, मैं क्लियर करूंगा क्या है टीम क्या चाह रही है इसमें, ठीक है? बाकी इधर फिलहाल तुम ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे मत जाने दो। मुझे एक बात बताओ, मतलब घबराओ मत, सब अच्छा हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा तुम्हें, इस चीज से तुम बेफिक्र हो, मैं बैठा तुम्हें पढ़ा तो रहा हूँ, तो इस चीज से तुम डरने की जरूरत नहीं, तुमको यहाँ ध्यान दो। कूलिंग जितना क्या होगा, स्लो होगा। अब पूछो अपने आप से कि कूलिंग स्लो क्यों हुआ? क्योंकि वो कहां था, गहराइयों में था, डेप्थ में। अंदर कैसे ठंडा हो जाएगा इतनी जल्दी? तो क्या हुआ? तो हमने कहा कि क्रिस्टल डेवलप हुआ, मतलब उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप बन गया, ज्यामितीय प्रतिरूप बन गया जिसका एक। जी हाँ, जितना ज्यादा धीरे ठंडा हो, शाइन आ गई उसमें। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो ग्रेनाइट है, ये अभी तक के पढ़ाए हुए नॉलेज में एसिडिक तो है ही है, बट ये डीप डेप्थ में मिलता है, ये कह रहे हैं।
और ये भाई साहब बाहर मिल जाते हैं, ये क्या है, और वो बीच में मिल जाते हैं डायरेक्ट इंडेक्स। हाँ जी, आओ ज्योग्राफी की कुछ भाषा समझा दो। ऊपर वाले को कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बाह्य आग्नेय चट्टानें, जैसे वो बेसाल्ट था ना हमारा, बेसाल्ट याद आ रहा है वैसे। और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब क्या होगा? आंतरिक, आंतरिक आग्नेय चट्टान, अंदर वाली आग्नेय चट्टान। दूसरी बात, आंतरिक को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक शैलो डेप्थ, एक डीप डेप्थ, एक कम गहराई, एक अत्यधिक गहराई। कैसे पहचानूंगा? इसको बोलते हैं हाइपा एबिजल रॉक्स, मध्यवर्ती, और इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक का मतलब होता है पातालीय चट्टानें। तो इसमें मिलेगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के आसपास, इधर थोड़े डायोराइट, एंडेसाइट, और ऊपर वाला बेसाल्ट। फिर से शुरू करते हैं। अंदर वाले को क्या बोलेंगे? अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव, इंट्रूसिव, आंतरिक, आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, मैं में कोर्स में आता है, यानी कि राइट से बैठो ऐसी है, फिर उल्टी बात। मैंने ये बोला कहां से आ रहा है, ये बोला क्या मैंने? कहां बैठा है वो कह रहा हूं मैं, वो लावा तो बाहर ही आ गया ना, ठंडा तो बाहर, ठंडा कहां हो रहा है वो मैटर कर रहा है। ठंडा अंदर हो जाएगा तो प्लूटोनिक बन गया, ठंडा ऊपर हो गया तो जल्दी ऊपर आ गया, ऐसे ऊपर ठंडा जल्दी हो जाएगा ऊपर आने ये। अत्यधिक गहराइयों वालों को हम कह रहे हैं प्लूटोनिक, पातालीय चट्टानें। बीच वालों को हम कह रहे हैं शैलो डेप्थ वालों को हाइपा एबिजल, मतलब इग्नियस रॉक अंदर वाले दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। अंदर वाले जो रॉक हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। हाँ पहले ये कर लो, ए बी और सी। हाइपा एबिजल कहां लिखोगे? प्लूटोनिक कहां लिखोगे? और सरफेस कहां लिखोगे? एक्सक्लूसिव कहां लिखोगे? बाह्य कहां लिखोगे? मध्यवर्ती कहां लिखोगे? पातालीय कहां लिखोगे? जल्दी फटाफट। सर क्लास की छुट्टी करवाना चाहते हैं बच्चे। बिल्कुल धीरे धीरे उसके क्या कहते हैं वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। समझ गए? तुमने बात पता क्या सीखा? इग्नियस रॉक के टाइप तो पढ़ लिया, लेकिन तुमने ये पढ़ लिया मिलते कहां? पता है मिलते कहां है? हमें डायग्राम बना, उसमें सारे पाप धुल जाएंगे जिन्होंने भी लापरवाही करी ना किस चीज की, पढ़ने की ना पढ़ने की। जी। तो हमने आज भी पढ़ा सबसे पहले इग्नियस रॉक, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आग्नेय चट्टान। ये दो प्रकार की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दूसरा प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। सही है? ये लाइन कहां पड़ी? ये तो ज्वालामुखी में पड़ी है। तो यहां हमने कोई रॉक में पीरियोडिसिटी पर बात ही नहीं करी, हमने बात करी है प्लेस ऑफ, ये उन लोगों ने लिखी थी जो रॉबर्ट बने पड़े क्लास में, जो सर लिखे वो लिख दूंगा बिना समझे। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। हाँ हिंदी में बता देते थोड़ा सही हो जाता। रासायनिक संगठक के आधार पर निर्माण के स्थान के आधार पर। समझ आ गया? केमिकल कंपोजिशन कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। याद आ रहा है? क्या पता? एसिडिक इग्नियस रॉक, अम्लीय आग्नेय चट्टान। इसमें याद आ रही बात? ये फेल्सिक स्वभाव का था, ये क्रिस्टल पाए जाते थे। क्रिस्टल, हिंदी इंग्लिश शब्द बराबर, क्रिस्टल मिलते थे जी सर। इसमें सिलिका ज्यादा पाया जाता था, मेटेलिक मिनरल कम थे, धात्विक खनिज कम थे इसमें। इसका एग्जांपल ग्रेनाइट था। हेलो समझ आया? लाइट कलर, शाइन थी, शाइन दिख रहा था, चमकदार था। ठीक है, ये आ गया अम्लीय आग्नेय चट्टान। क्लियर? फ्लो फ्लो तो तुम्हें पता है इसका, वैसे भी फ्लो कम होता है। नाउ नेक्स्ट वन, अगला मेटेलिक मिनरल, माइनर नहीं मिनरल, माइनर। मेटेलिक धात्विक खनिज, लोहा वगैरह इत्यादि।
लिख लिया, सब समझ आ गया? पहले तुम बेसिक लिख लो, फिर इंटरमीडिएट समझना। बेसिक इग्नियस रॉक क्षारीय, क्या इसमें मैफिक और क्रिस्टल कम होगा, है ना? क्यों? फास्ट कूलिंग है इसकी। फास्ट कूलिंग क्यों है? क्योंकि सरफेस पे आ जाता है, फ्लो इसका फास्ट है ना, शीघ्र ठंडा हो जाता है क्योंकि बहाव इसका जो है तीव्र बहाव है। इससे क्या बनेगा? बेसिक रॉक। सिलिका कम है, मेटल्स ज्यादा है, बेसाल्ट डार्क कलर। लिख लिया? लिख लो। हाँ, क्या कह रहा है? 300 रुपए जीवन उनका देखने वालों का 300 रुपए का हो जाएगा, देख लो तुम। हाँ, 300 वाला जीवन हो गया। एनी लास्ट एडवाइस फॉर एमपीपीएससी प्री? लास्ट एडवाइस क्या दूंगा? मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, नदियां, माउंटेन, पावर प्रोजेक्ट, फेयर, मेले, पोएट्स एंड देयर वर्क्स, रचनाएं एमपी की पढ़ जाना। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो बोला ना मैंने, एमपी के नेशनल पार्क, नदियां, पर्वत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गवर्नर, सीएम, प्राइजेस, ट्राइब्स, फेस्टिवल्स, बॉर्ड, पावर प्रोजेक्ट, मेले, पोएट्स एंड देयर वर्क, ये सब याद। इसमें से तुम्हारे सारे क्वेश्चन लो। इंटरमीडिएट लिख लो फटाफट। इंटरमीडिएट का क्या करेंगे? मध्यवर्ती, सिलिका 50%, डायोराइट एंड एंडेसाइट। इसमें क्रिस्टल ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्लो कूलिंग होती है, स्लो कूल डाउन होते हैं। हाँ, आगे बात समझ में? सर ये तो एथिकल डिलेमा हो गया है, पायरेसी अच्छी है कि भैया, जो सक्षम नहीं उनको मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ 7 बजे, है ना? ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप ये इंटरमीडिएट रॉक पे अपने को ध्यान देना। चले आगे बढ़े। मीर बेटा तुम परेशान मत हो, तुम सबसे पहला काम ये करो कि जो क्लास चल रही है ना उनको देखो, जीवन का जो सत्य है उसे स्वीकारो। अभी फिलहाल ये क्लासेस तुम तुम सही है, ठीक है? बाकी पूछता हूँ कि क्या मसाला चल रहा है, और ये आप करें। अब यहाँ जाओ, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन क्या बताया था मैंने आप लोगों को? कहाँ बनता है, ये कितने प्रकार का होता है? जल्दी बोलो यार। एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, और एक इंट्रूसिव भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इंटरमीडिएट रिपीट कर दी, क्यों रिपीट कर दीजिए? ये अभी पढ़ाया मैंने, जिसमें सिलिका 50% होता है, डायोराइट एंडेसाइट। एक्सक्लूसिव में क्या होता है आपको याद है? बेसाल्ट बनता है, बेसाल्ट रॉक। कहाँ कहाँ मिल सकता है तुम्हें? वो सी फ्लोर वगैरह में, प्लेट्यू वगैरह में, ये बड़े आराम से मिल जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन है, जैसे कंपोजिट कोन के दौरान, क्योंकि उस दौरान कंपोजिट कोन में कौन आ जाता है? एसिडिक आ जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग कहानी। बट मेजरली हम C4 प्लेट्यू पठार वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बेसाल्ट रॉक हमें एक्सक्लूसिव रॉक की कैटेगरी में रखना है, ठीक है? अब इंट्रूसिव कितने प्रकार के बताए मैंने अभी आपको? 2 प्रकार के, याद है किसी को? एक जो डीप डेप्थ में मिलते हैं, जो अत्यधिक गहराई में है। कौन से हैं वो? प्लूटोनिक, पातालीय चट्टान, ठीक है? आगे बात समझ में आ रहा है? और पातालीय चट्टानों को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल होगा। और ये तुम कनेक्ट कर ही सकते हो, क्रिस्टल स्लो कूल डाउन, काफी गहराई में होगा, डीप डेप्थ में होगा। और एक और क्या होता है? शैलो डेप्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपा एबिजल रॉक्स, मध्यवर्ती। शैलो डेप्थ मतलब कम गहराई में, ठीक है? वेल डन। अब मध्यवर्ती में कौन मिलेगा अंदर बीच में? अब लिखते से मजा आ जाएंगे तुमको। सिल, डाइक, फेकोलिथ, ओहो, बेथोलिथ, ओहो, बेथोलिथ तो इधर भी जा सकता है, लोपोलिथ, ओहो, लेकोलिथ। ये याद आ रहा है? ये कहां पढ़ा था? ज्वालामुखी में पढ़ा था, लावा से बने थे, धरती के पास, नजदीक थे ना ये? धरती के ज्यादा गहराई में थे क्या ये? बहुत ज्यादा गहराई में नहीं थे ये, तो ज्वालामुखी निकल रहा था उनके रास्तों में, तो फंस गए थे। तो वो कम गहराई में तो पाए जाते हैं और बनते हैं तो लावा से, रॉक बनेंगे वो। तो उनको किस कैटेगरी में रख दिया हमने? हाइपा एपिसल बन गए। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो इग्नियस रॉक्स। और बाकी डीप में तो बैठे हुए हैं पाताली चट्टानें। डायोराइट एंडेसाइट भी बोल सकते हो आप, बट ये ज्यादा चलेंगे एग्जाम में। सिल, डाइक, फेकोलिथ, बेथोलिथ, बेथोलिथ दोनों में आ जाता है। तो देखो मैंने इग्नियस रॉक तो दोनों प्रकार से पढ़ा। कितने प्रकार के हैं? ये सबसे कॉमन ये हो गया। फिर मिलते कहां है वो भी बता दिया मैंने। मिलते अंदर है, अंदर 2 प्रकार से मिल सकते हैं, ज्यादा गहराई में, कम गहराई में। कम गहराई वाले सिल, डाइक, फेकोलिथ, लोपोलिथ, बेथोलिथ, और ज्यादा गहराई में एकदम ग्रेनाइट वगैरह, ऊपर बेसाल्ट। सर ये तो लैंडफॉर्म होता है। लेंसी बुद्धि लगाओ, लैंडफॉर्म बनता है किससे? प्लास्टिक से बन रहा है, हवा से बन रहा है तो रॉक ना। और लावा से बना था तो कौन सा हो गया? इग्नियस रॉक। कहां मिला? कम गहराई में, इसलिए हाइपा एपिसल। बात तो सही है भैया। डिपेंड करेगा अभिषेक जी, ये डिपेंड करता है, जितनी गहराई में जाओगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बट वो क्रस्ट के और नीचे जाओगे तो और ज्यादा गहराई में और ज्यादा जो है। हाँ। भाई बेथोलिथ, प्लूटोनिक कोई भरोसा नहीं, बड़ा गुंबदाकार नीचे रह गया, तब क्या करेंगे? ज्यादा गहराई में तो मिल सकता है। बेसाल्ट का एक्सेप्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेसाल्ट का एक्सेप्शन नहीं है, एक्सक्लूसिव एक्सेप्शन था, क्योंकि बाहर तो एसिड भी, लावा भी तो आ सकता है ना, हमेशा जरूरत नहीं कि बेसिक लावा है। बाहर बेसिक लावा के अलावा एसिड भी आ सकता है, पर वो कब आता है? वो कंपोजिट कोन्स वगैरह में, वो भी बहुत प्रेशर था इसलिए आ गया। नहीं नहीं, ग्रेनाइट का जरूरत नहीं लिखनी, अपना बेसिक लावा लिख सकते हो। शैलो के एग्जांपल क्या है? नींद है, कम ध्यान है, खूब खाना है, आलस्य है, निद्रा है। अरे कम गहराई वाले हाइपा एपिसल, सिल, डाइक, फेकोलिथ, बेथोलिथ, लोपोलिथ, लेपोलिथ।
ये बाकी क्लास में सब लोग क्या करो मुझे नहीं समझ में। हाँ सर, अपना माइक का सेटअप प्रतीक सर को भी बता दो, उनका बहुत बड़ा कम ज़्यादा करता है वॉइस, कम ज़्यादा हो रहा है, वो माइक के पास और दूर हो जाते होंगे, है ना? मैं माइक ही यूज़ नहीं करता। थैंक यू। हाँ, सक्षम क्या कह रहा है? अरे मत परेशान, देखो सक्षम क्या होता है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। क्या ही तुम किसको क्या किस स्तर पे रोकोगे, है ना? हाँ, मतलब मैं वो तो 4 कितने 6 साल से यही काम कराते आ रहे हैं, मतलब टीम अलग बैठती है सब चीज़ों को कम करने के लिए पहले से। 1-2 बार तो 1-2 पुलिस में पकड़ा गए थे, पर ठीक है, उस स्तर पर भी जो लोग चले जाते हैं, ठीक कोई बात नहीं। खैर यहाँ तक समझ आ गया, इग्नियस रॉक में कोई तकलीफ तो नहीं है। मतलब आज मेरे दिमाग में ये बढ़ गया कि सर ज्वालामुखी निकला, लावा निकला और लावा से जो ठंडा होकर रॉक बना वो इग्नियस रॉक है, लेकिन रुकिए सर, अब वो लावा कितने प्रकार का हो सकता है? उतने प्रकार का रॉक। अब वो लावा निकल कहाँ रहा है? बाहर निकल रहा है, अंदर निकल रहा है, कम गहराई में निकल रहा है, उसके हिसाब से रॉक आ जाएगा। तो है सब बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायराइट, एंडेसाइट, सेलेनाइट, पेपरलेट, सब क्या है? इग्नियस रॉक, लेकिन सबके अलग-अलग पैटर्न। ठीक है प्रभु? चलो कल मिलेंगे, कल ये चैप्टर एंड कर लेंगे, फिर एनसीईआरटी को पढ़ने को कहूँगा, कल का होमवर्क कल 2 घंटे पढ़ाऊँगा, 1 घंटे आंसर राइटिंग चेक करो। तो जिनको लिखना सीखना है आने वाले 1-2 दिन में सीख ही लेना तुम। हाँ, अरे नहीं, अंश भैया तुम कहाँ कोई तुम गलत कोई नहीं कह सकता। खुश रहो, टेंशन फ्री रहो, इसको बनाओ और इसको याद करो और इग्नियस रॉक को अब देखो तुम्हारे पास वो क्वेश्चन ना वो समझ आने लगेगा मेंस वाला। देख रहा हो तुम, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक, ये सब बता दूंगा। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस रॉक के, हार्ड रहेगा, फॉसिल नहीं रहेगा, टेक्सचर रहेगा, मिनरल्स बहुत रहते हैं, ये लेयर नहीं मिलती इसमें, ये कहीं भी कितना ही निकल जाता है, लावा जहाँ जितना फैल जाता है तुम सोचो कि कोयले की कैसी परत रहती है, कोयले जैसी परत में मिलता है क्या ये रॉक, ये तो एक ही साथ मिलता है पूरा जहाँ मिलता है। वैसे फॉसिल क्यों नहीं, क्योंकि नींद में थे हम, जैसे सर ने पढ़ाया क्लास में हम नींद में थे। अरे भाई लावा से बन रहा है, लावा में टेम्परेचर इतना है, कोई जीवन चलेगा ही नहीं उसमें। तो सर मैं ये वाला आंसर लिख लूँ क्या? ये मत लिख के लाइए, सबसे आसान है, इसको मत लिख के लाना, इसको सबसे आखिरी में लिखना है। आंसर कोई सबमिट करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, आंसर आपके ना यही डाउट फॉर्म में ये देखो, ये दिख रहा है, बच्चे लोग जो है ये फोटो खींच के डाल दे रहे होते हैं। डाउट में यही डाउट में बस इस तरह से आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी की फोटो लेनी है और मैं एक पेज भी तुमने ढंग से यहाँ डाल दिया, मैं तुम्हारी पूरी इतिहास भूगोल सब बता दूंगा, मुझे एक पेज चाहिए बस। तो हम नॉर्मल फोटो लेकर और यही डाउट में अपलोड कर, मैं ओपन कर दूंगा थोड़ी देर के लिए डाउट सेक्शन, कल जब मैं चेक कराऊंगा तो उसमें फिर देखें। ठीक है भैया, चलो धन्यवाद, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, थैंक यू सो मच। और कल पढ़ के आना है, थोड़ा सोने से पहले बना लेना डायग्राम, ये कहाँ गया वो डायग्राम ही गायब हो गया, लो ओ भैया, अरे मिनट तो नहीं गया, ये बना के देख लेना एक बार खुद, ठीक है? ये क्या कह रहा है? वो स्टडी आज अनकाउंट्स विद वर्ड क्रेटॉन कैन प्ले, अरे क्रेटॉन का मतलब और तुम पुराने और ओल्ड पे चले, मतलब मोस्ट स्टेबल पोर्शंस जो होते हैं लिथोस्फीयर के वो क्रेटॉन्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे प्लेट्स डिवाइडेड है वैसे क्रेटॉन्स हो, मतलब ये लिथोस्फीयर से, ठीक है?